दिल्ली की राजनीति कॉमेडी लगती है। भ्रष्टाचारियों की भी कैटेगरी है, काम करने वालों की भी कैटेगरी है। आप कब जा रहे हो जेल? अभी तो नहीं पता, मगर लगे हुए हैं अच्छे से, किसी तरीके से इसको फंसाया जाए, कहीं ना कहीं तो इसको फंसाया जाए। क्या केजरीवाल साहब चुनाव से पहले बाहर आ सकते हैं? 30 सितंबर से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। राघव का मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है राघव वाली तो सिर्फ ह्यूमर है। तो इतना शांत क्यों है ये नेता? शादी के बाद अच्छे शांत हो जाते हैं। राजनीति की बात हो रही है, परिनीति की बात नहीं हो रही है। मैं मोहल्ला क्लिनिक के लिए कह रहा हूँ अपने हेल्थ सेक्रेटरी को, मुझे इनॉग्रेशन करने हैं। वो वापस लिख रहा है तो बेफिजूल का खर्चा है। आप सोच सकते हो। उन बच्चों के मौत के जिम्मेदार आप किसको मानते मुझे हैं? लगता है कि उन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूरा सिस्टम भी है, कहीं ना कहीं हम भी हैं। बेसमेंट को सिर्फ आप स्टोरेज के लिए इस्तेमाल तो कर जाहिर सकते सी चीज है कि एमसीडी को पता था। बिल्कुल पता था। एमसीडी वालों ने पैसे लिए होंगे। स्वाति मालीवाल पे 4 शब्द कह दीजिए जरा। राज्यसभा में वो एंजॉय करेंगे 5 साल 6 साल। वो तो अब जो है उनकी किस्मत में था, उनको मिल गया। मैं समझता हूँ उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है। जिस पर देख रहे हैं आप, ये शो का नाम ऑन द रिकॉर्ड है। आज एक 44 साल के युवा से मिलवाने के लिए आपको लेकर के आया हूँ मैं। दिल्ली में मंत्री हैं, इंजीनियर हैं कंप्यूटर साइंस से, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने वकालत की पढ़ाई लिखाई भी करी है। फिर 2013 में ये चुनाव लड़ते हैं, 13,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। पहली बार चुनाव जीतते हैं, मंत्रालय मिलता है। उसके बाद फिर दोबारा से चुनाव होते हैं, खाली एमएलए रह जाते हैं। उसके बाद फिर चुनाव होता है, फिर ये मंत्री बनते हैं। इस समय 7-8 पोर्टफोलियो है इनके पास। फिर 2017 का एक दौर मुझे याद है जब अचानक से इनका नाम काफ़ी सुनने में आया, जब इन्होंने कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, और कैसे हैक हो सकता है पूरा एग्जाम्पल इन्होंने बताया। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, जिसके साथ बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। सवाल मैं शुरू से शुरू करूंगा कि कैसे आप मिले आदरणीय केजरीवाल साहब से। कब आपका जुड़ाव हुआ आम आदमी पार्टी के साथ? आप तो बहुत अच्छा मतलब इंजीनियर कंप्यूटर साइंस से करके अच्छी कंपनी में नौकरियां कर रहे थे, फिर कैसे राजनीति की तरफ आप आ गए? देखो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि मैं अरविंद जी से पहली बार कब मिला था, मगर एक मीटिंग मुझे याद है जिसमें मैं ढंग से उनके साथ जो है बैठा था। तब तक पार्टी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, शायद पार्टी नहीं बनी थी, या पार्टी बनी ही होगी उसी महीने एक आध, उस वक्त की बात है। गिरनार अपार्टमेंट गाजियाबाद में रहते थे, पत्नी आईआरएस थी, तो उसको मिला हुआ था वो फ्लैट सरकारी। अच्छा। और उसके अंदर क्या होता है ना, हमारी मेमोरी में फ़ोटोज़ होती हैं, तो वो फ़ोटो मुझे अभी भी याद है कि कोई टेरिकॉट का लाइट ब्लू कलर का कुर्ता पहन के वो एक हाफ बेड जो होता है उस पर बैठे हुए थे, ठीक है। और उन्होंने मुझको बुलाया था कि जल बोर्ड से संबंधित कुछ था इशू, वाटर टैंकर का था या बिलों का था, या पानी क्यों नहीं आता है। बेसिकली आई थिंक ये था कि टेल एंड पे पानी क्यों नहीं आता है एक्चुअली। जैसे हमारे कई इलाके थे वहाँ पे पानी के लिए प्रदर्शन हुआ करते थे हमारे, जैसे एक चिराग दिल्ली है, एक सावित्री नगर है, खिड़की एक्सटेंशन है, या पानी टेल एंड मतलब आखिरी के इलाकों में नहीं जाता। माइक थोड़ा सा सीधा कर लिया, ठीक है, वो टेढ़ा हो गया। अच्छा, शॉर्ट में लग के ऐसे कर दो, ठीक है। हाँ, तो वो डिस्कशन मुझे याद है, उसमें मैं गया था उनके साथ, और अकेले थे वो, मैं भी अकेला था। मैं कागज़ वागज़ लेके गया था, और थोड़ी देर में उनका लंच भी आया था, तो लंच भी उन्होंने किया था। मुझसे पूछा था, मैंने कहा था नहीं मैं करके आया हूँ। और आई रिमेंबर कि खिचड़ी थी और पापड़ था, तो पापड़ को उन्होंने चूर करके उस खिड़की के ऊपर, खिचड़ी के ऊपर डाल दिया था, और वो खिचड़ी खाते हुए पूरा समझ रहे थे, और मैं उन्हें समझा रहा था। ये मेरी मुलाकात मुझे लगता है 2012 की होगी, 12 की इनिशियल में होगी शायद, क्योंकि गर्मियों का मौसम था। उसके पहले चुनाव लड़ने का कोई दिमाग नहीं, उससे पहले नहीं था। उससे पहले क्या था, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करता था गुड़गांव के अंदर। सेक्टर 14 में हमारी कंपनी थी, जॉनसन कंट्रोल्स, एमएनसी है, बिल्डिंग ऑटोमेशन के अंदर है। तो मैं स्क्रम मास्टर हुआ करता था, तो मेरे पास टीम मेंबर्स थे जो काम करते थे मेरे लिए, मैं उनका एक तरह से मैनेजर था। तो हम लोग बीच बीच में अन्ना हज़ारे के आंदोलन में जाते थे,
येलो लाइन जो है हुडा सिटी सेंटर से सीधा जो है विश्वविद्यालय तक जाती है, तो बीच में ये रामलीला मैदान आता है, जंतर मंतर भी उसी लाइन पे आता है। तो हम रामलीला मैदान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे शायद उतरते थे, वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे, फिर मैं उनको कई बार चांदनी चौक ले जाता था, वो येलो लाइन आगे चांदनी चौक जाती है, फिर उनको कुछ खिला पिला के भेज देते थे। तो इट वाज लाइक फन। कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वाला नहीं था कि मतलब कि हम मर जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और फिर वहीं पे वो लगे होते थे, जहाँ पे एक जगह अन्ना की रसोई लगी होती थी, वहीं पे ना कुछ छोटे कैनोपे लगे होते थे, जिसमें लगा होता था कि भाई अगर आपको वॉलंटियर करना है तो आप अपना नंबर लिखवा दें। तो वहाँ पे कभी मैंने नंबर लिखवाया होगा। तो जब पार्टी बनने वाली थी उससे शायद कुछ महीने पहले मेरे पास फ़ोन आया दुर्गेश पाठक का। दुर्गेश जो अब एमएलए है ना, उनका फ़ोन आया कि भाई आपने फ़ोन किया है था। मैंने कहा हाँ मैं ऐसे ऐसे हूँ, तो हम मिलते हैं। मैंने कहा मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि आज शाम को हम 4 बजे या 5 बजे नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के पीछे पार्क में मिलेंगे। तो वो आस्था कुंज का पार्क था, मैं पूछते पाछते गया था। तो वहीं पार्क में ही ओपन में करीब 20-25 लोग होंगे, आसपास के जो लोग होंगे जिनको दुर्गेश पाठक बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे हमने सोचा है कि पार्टी बनाएंगे, उसके ऊपर चर्चा चल रही है, ये चल रही है, तो आपको जिम्मेदारी देंगे, ये है वो है। फिर जब पार्टी बनने वाली थी तो उससे पहले एक और मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने मेरे को एक जिम्मेदारी दी थी। जो मीडिया का जो सेक्शन था, जिस दिन पार्टी का लॉन्च था 26 नवंबर 2012, तो उन्होंने मीडिया सेक्शन की जिम्मेदारी मुझे दी थी कि भाई ये मीडिया सेक्शन है, इसमें कोई घुसे ना और मीडिया वाले इससे आगे ना जाएं, उनकी जो है अहाते की मेरी जिम्मेदारी थी। और वहाँ पे मुझे उस वक्त अंकुश नारंग मिले थे। अंकुश नारंग जो अब ना पटेल नगर के अंदर काउंसलर हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, सारे पुराने, मेरा और उनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया था तब। हाँ, तो कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम, मैं नहीं बोला था तुम यहाँ क्यों खड़े हो, भाई यहाँ मेरी जिम्मेदारी, तुम जाओ, यहाँ पे क्यों खड़े हो जाते हो तुम। वो शायद हो सकता है थोड़ा, और नई पार्टी, नहीं कोई किसी को नहीं जानता ना, और कोई किसी को जानता ही नहीं है। तो ये था कि हमें ठेकेदारी मिली हुई है इस चीज़ की, तो ऐसा था। तो तब से जुड़े हैं हम लोग। फिर जब पार्टी बन गई तो थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ गई थी पार्टी की। फिर अरविंद केजरीवाल जी ने जगह जगह जाना शुरू किया था, तो हर विधानसभा के लेवल पे उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। जैसे हमारे यहाँ आंदोलन पार्क है, वहाँ पे उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें आए होंगे 500-700 लोग आए थे। उन्होंने अपना भाषण दिया था। फिर उन्होंने इलाकों में घूमना शुरू किया था। बड़ी तेज़ गर्मियाँ थी 2013 की, मई जून में पूरी तरह से, मतलब कि ज़बरदस्त गर्मी में भी घूमते थे वो। तो हमारे इलाके में आए थे 2-3 बार, तो हमने उन्हें घुमाया हुआ था इलाकों के अंदर। फिर आई थिंक मार्च में शायद मैंने 2013 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, रेजिग्नेशन दे दिया था कि फुल टाइम पार्टी में जाना। हाँ। फिर दिसंबर में आई थिंक चुनाव था, नवंबर 27 2013 में चुनाव था। तो चुनाव लड़ा था हमने। तो जब चुनाव लड़ा था तो उम्मीद कम थी। दिसंबर में, हाँ, मुझे लग रहा है 27 नवंबर या 26 नवंबर का चुनाव था और दिसंबर में रिजल्ट आ गया था। हाँ, और उसके बाद हो सकता है 27 दिसंबर भी हो, आई एम नॉट वेरी श्योर, हो सकता है फिर दिसंबर होगा। हाँ, तो उसमें जो है फिर ये पता नहीं था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कुछ बड़ा रैंडम था उस वक्त, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि कैसे कोई जीतेगा या हारेगा। तो मैंने भी जब जॉब छोड़ी थी तो मेरे जो उस वक्त के जो हेड थे, इंडिया हेड थे, ही वॉज अबू बकर खान। ही वॉज अ एक्सपैट, ही वॉज बेसिकली अ सिटीजन ऑफ यूएस, बट इस सेंटर को सेटअप करने के लिए 1-2 साल के लिए इंडिया आए हुए थे। तो ही टोल्ड मी कि सौरभ, आई अंडरस्टैंड यू आर गोइंग देयर, बट यू कैन ऑलवेज कम बैक, यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड कम बैक। सो जनरली यही था लोगों के मन में कि इलेक्शन हार हूर के वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें दोबारा रख लेंगे नौकरी पे। हाँ, नौकरी पर। हमने भी ये सोचा था कि अच्छा इनसे बना के चलो, हो सकता है वापस आना पड़े तो इनके यहाँ जॉब करेंगे। बट आई थिंक गॉड वॉज काइंड टू अस, हमारे साथ किस्मत साथ थी, हमारे लोग साथ थे, तो हमारी 28 सीटें जीती। और हमारे उस दौरान जो ये मिडिल क्लास थी ना, बेसिकली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इसकी सीटें हम जीते थे, क्योंकि ये क्लास थी जो ज़्यादा एसोसिएट कर रही थी अन्ना हज़ारे के आंदोलन के साथ। तो पूरी की पूरी बेल्ट हम जीते थे, नई दिल्ली,
ग्रेटर कैलाश, इधर कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, ये लेकिन सारे आपको अच्छे पहली इलाके। बार मतलब बेसिकली कब कहा गया कि भाई तुम नौकरी छोड़ो और आ जाओ राजनीति में चुनाव लड़ो? नहीं, असल में कहा नहीं था किसी ने। जब नौकरी छोड़ी थी तब चुनाव नहीं लड़ रहा था मैं। तब तक चुनाव की डिस्कशन शुरू नहीं हुई थी। चुनाव की डिस्कशन कब आया कि भाई चुनाव की डिस्कशन मुझे लग रहा है आई होगी शायद अगस्त में, अगस्त? जुलाई अगस्त में आई होगी। और आपके पास क्या था चुनाव लड़ने के तो उस वक्त तो पार्टी का एक बड़ा प्रोसेस होता था। काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया था। मुझे लग रहा है शायद 25-30 लोगों ने ग्रेटर क्लास से अप्लाई किया था। बाकायदा फॉर्म भरा गया था, बाकायदा हमारे नाम पार्टी की वेबसाइट पे डाले गए थे फॉर फीडबैक, चूज करो कि आप फीडबैक दो इनके बारे में। अगर आपको कुछ 3 C's के बारे में पूछा गया था, कैरेक्टर, क्रिमिनल रिकॉर्ड और एक और सी था कुछ, कैरेक्टर, क्रिमिनल रिकॉर्ड, एक और था, कि इन तीनों विषय में अगर आपके पास कुछ इनके विषय में है तो आप उस पर डालो। फिर वॉलंटियर्स का फीडबैक लिया गया था, वोट भी डली थी, बाकायदा वोट डली थी। जितने वॉलंटियर हैं वो सारे के सारे शाहपुर जट नाम की जगह है, वहाँ पे पार्क में इकट्ठे हुए थे। और आई थिंक संजय सिंह, मोस्ट प्रॉब्ली संजय सिंह आए थे, जिन्होंने वहाँ पे भाषण डाल के हमारे कुछ कैंडिडेट जो है ना, जितने भी थे उसमें से कटा के फिल्टर होके 5 या 7 बचे थे, तो 7 के नाम की वोटिंग डली थी और तब जो है कैंडिडेट चूज़ किया गया था। तो तब तक आपको नहीं पता था कि कौन कैंडिडेट बनेगा, क्योंकि बाकी लोग भी अच्छे थे। ऐसा नहीं था कि मतलब कि ऐसे ही थे, सब अच्छे लोग थे। एक एक्स आर्मी के थे, एक कोई और, एक सोशल वर्कर थी, अच्छी थी वो भी, काफ़ी सालों से सोशल वर्क कर रही थी। आपको मिला और आप 3 बार लगातार बनते रहे। हाँ, गॉड हैज़ बीन काइंड। हाँ। तो जब पहली बार कुछ 43 दिन की सरकार थी आपकी, 49 दिन की, 49 दिन की सरकार में आपको मंत्रालय मिले, बड़ा मज़ा आया। कि यार मैं नौकरी छोड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा और फिर सीधे मंत्री भी। आई यूज्ड टू कम ऑन 8th फ्लोर, ऊपर 8th फ्लोर पे था मेरा ऑफिस, अब 7th पे है। उसके बाद फिर एमएलए, उसके बाद सरकार गिर गई, दोबारा सरकार आई ना, सरकार गिर गई, से आई, इंडिपेंडेंट एकदम आई। क्या पहले 28 ही लोग थे तो 28 में से चुनना था, फिर 67 हो गए, तो चॉइस बढ़ गई पार्टी की, तो पार्टी ने औरों को मौका दे दिया। मगर हमारा जोश कम नहीं हुआ, हम जोश से काम करते रहे। थोड़ा सा तो लगता होगा ना, असल में आपको कम लगता है, आपके आसपास वाले लोगों को ज़्यादा लगता है कि कुछ तो इसने गड़बड़ की होगी। ऐसा होता है। माइक्रोचिप और कोडिंग के एक्सपर्ट हो आप। एक्सपर्ट क्या है, की है हमने, एक्सपर्ट क्या है, अब वो तो बाद में हर कोई एक्सपर्ट कह देता है। जैसे जब मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा तो मैं कहूँगा मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। कैसे हैक कर रहे थे आप? आपको लगता है हैक हो जाएगा? देखो मैं आपको ना एक बेसिक सिद्धांत बताता हूँ। हैक हो जाएगा तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं होता है? हाँ मैं बताता हूँ, दोनों की बात बताता हूँ। देखो एक ना सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन का एक बेसिक सिद्धांत है, कोई भी चीज़ हैक की जा सकती है, कोई भी चीज़ मैनिपुलेट की जा सकती है, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, वो किसी आदमी ने लिखा है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेगा। किसी ने उसको कोड किया है ऐसे कि 2 + 2 = 4, उसने कोड किया है। तो वही कोड के अंदर कोई आदमी ये भी कर सकता है कि 2 + 2 5 हो जाए, ये संभव है। इसीलिए तो आपके इतने एंटीवायरस वगैरह जो है आते हैं, और हर 1 साल बाद 8-9 महीने बाद उसका नया वर्जन आता है। क्यों आता है नया वर्जन? क्योंकि जो एंटीवायरस आपने निकाला उसका तोड़ जो है वो हैकर्स निकाल लेते हैं, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। तो आपने कभी हैक किया, इसको कोशिश किया? ये हैक हमने एक वो जो था, एक हमारा डेमो था जिसमें हमने दिखाया था कि वो किया जा सकता है। और वो छोड़ो, जो आज जो एलन मस्क हैं, वो तो मतलब उनसे बड़ा तो कोई आदमी नहीं है इस वक्त टेक्नोलॉजी का। He is himself saying it on Twitter so many times कि EVM machines are hackable, they cannot be trusted. एलन मस्क कह रहे हैं, टेस्ला बनाने वाले आदमी कह रहा है, ट्विटर चलाने वाला आदमी कह रहा है बात, ये बहुत संभव है। अच्छा दूसरी बात मैं बताता हूँ, जैसे ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ना, ये बेसिकली जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन की जो बेसिक एप्लीकेशन है ना, कि ये दबाओगे तो घूमेगा, ये कराओगे तो रिंस करेगा, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसके अंदर आपने तय कर दिया कि इस बटन को दबाने से ये होगा, इस बटन को दबाने से ये होगा, और उसके अंदर एक आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप उसको चेंज कर सकते हो, वो हो सकता है। और दूसरी बात आपने बोला कि दिल्ली कैसे जीत रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ एक 419 की बस चलती थी अंबेडकर नगर से
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। लोग कहते थे कि इसमें बहुत जेब कतरे हैं, ठीक है। नाउ टू प्रूव कि इसमें जेब कतरे नहीं है, आप इसमें चढ़ जाओ और कहो देखो मेरी जेब नहीं कटी इसलिए इसमें जेब कतरे नहीं है। अरे इट्स जस्ट अ चांस कि आपकी कटी कटी नहीं कटी नहीं कटी। मोर ओवर ये डाका नहीं है, ये चोरी है, ये मैनिपुलेशन है। इस मैनिपुलेशन को करने वाला आदमी पॉलिटिकल आदमी है। उनको पता है कि अगर एक तरफा हवा चल रही है किसी पार्टी की, आप उसमें मैनिपुलेशन करोगे 5% पे, 7% पे, बहुत आप डेस्परेट हो तो 9% पे मैनिपुलेशन कर दोगे। आप कोई 20% की मैनिपुलेशन नहीं करोगे, वो ओपन दिख जाएगा। भाई इतने एग्जिट पोल होते हैं देश में, इतने प्री पोल होते हैं, मतलब इट विल बी, मतलब आपका राज जो है वो सबके सामने खुल जाएगा। इसलिए जो भी इस ईवीएम मशीन को हैक करता होगा वो इस तरीके का प्रोग्राम रखता होगा कि भाई अगर ये वाला बूथ है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के वोट बहुत सारे हैं, तो आप आम आदमी पार्टी के मान लीजिए 10% वोट भी बीजेपी में ट्रांसफर कर दो। मान लीजिए एक ऐसा वर्ग विशेष का वोट है जहां पे बीजेपी को वो वोट ही नहीं डालेंगे, तो आपका जो प्रोग्राम है वो उस चीज को एनालाइज करेगा कि ये जो पैटर्न डला है मेरे पास वोट का, वो कैसे वोट डला। यहाँ तो बीजेपी को डल ही नहीं रहा वोट, तो वहां पे उस बूथ पे वो उसको नहीं छुएगा वो प्रोग्राम। तो मैं ये मानता हूं अगर हैकिंग दिल्ली में कभी हुई भी होगी तो इन्होंने जिस रेफरेंस लेवल पे उसको रखा होगा कि 5% इसका इधर ट्रांसफर कर दो, उसके बियॉन्ड वोटिंग हुई होगी, या हो सकता है नहीं भी ट्राई की उन्होंने। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि जब 4 जून से पहले एग्जिट पोल आ रहे थे इस हाँ, लोकसभा चुनाव हाँ, की बात कर रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा हाँ, कि दिल्ली में आपकी जो सरकार हाँ, है उसकी हवा होती है, हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। Right. एक डर रहता है कि कोई भेद खुल ना जाए। राइट। लेकिन यहाँ पे तो शरेआम दिखाया जा रहा था कि 350 सीटें और हाँ, अकेले तो खुल गया ना भेद, इसीलिए तो खुल गया भेद, इसीलिए तो भेद खुल गया। पर इन्होंने देखिए, उस हिसाब से फिर कहाँ manipulation मैं हो बताता रहा हूँ, है? देखिए क्या है, आप इस चीज़ को समझिए। मोटे तौर पे हम ये बात मानते हैं कि मीडिया सरकार के दबाव में काम करती है। सरकार ये तय कर लेती है कि इस खबर को आप फ्रंट पेज पे ये लीड न्यूज़ है, और इसका जो न्यूज़ का जो वो होगा ना, क्या कहते हैं उसको, हेडलाइन, वो भी हो जाती हैं कि ये हेडलाइन चला दो यार, ये वाली हेडलाइन, 2-3 हेडलाइन दे दी कि इनमें से एक कर दो, और ये हो रहा है, ठीक है। एजेंडा टीवी न्यूज़ पे भी सेट होता है, केंद्र सरकार सेट करा लेती है, और जहाँ पे राज्य सरकारें पावरफुल हैं वहाँ उन राज्य सरकारों के जो रीजनल चैनल्स हैं वहाँ पे वो राज्य सरकारें भी करा लेती हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब लोगों को कहा गया था कि इसको इस तरह से दिखाना है, और इसीलिए इन सबको दिखाया। मैं नहीं मान सकता कि इन सब लोगों की कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि ये लोग सालों से कर रहे हैं, इनको पता था क्या है, मगर इनको कहा गया कि आपको इतना दिखाना है। पर अमूमन जो भी सरकारें हैं, थोड़ा सा ये चुनाव को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो भी सरकारें हैं वो कंट्रोल तो करती हैं मीडिया। मैं तो बोल रहा हूँ करती आम आदमी पार्टी भी करती होगी। हमारे पास पावर ही नहीं है। पावर आ जाए तो हम कोशिश करें भी, देखें भी कि मतलब आपके मन में है जरूर, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, कि करें कि ना करें। वैसे एक बात बताऊं, हाँ, जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी पार्टी है, करती है, और अब तो डिजिटल पे भी उसी तरीके का शिकंजा है। हो रहा है। मैं सहमत हूँ बिल्कुल। देखिए अभी कोई कहे कि साहब नहीं होता, अब ये तो क्यों नहीं होता, होता ही है। अब हमारे पास भी तो लोग हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं जो बीट पे काम करते हैं, एडिटर्स हैं जिनसे थोड़ी दोस्ती है, वो बता देते हैं कि भाई ऊपर से यह है, ये नहीं चलानी, तुम्हारी इस खबर को नहीं चलाना है, आ गया है तो नहीं चलती वो खबर। हम जैसे लोग को तो लोग इंटरव्यू नहीं देते हैं। इतनी बड़ी खबर है आपने गिरा दी, कह रहे बॉस ये वाली खबर नहीं चला पाएंगे, इसके लिए तो डायरेक्ट फ़ोन आ गया है। अब आ गया है तो फिर आ गया है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपके पास 7-8 मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। दिल्ली की कुछ प्राथमिक समस्याओं के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। कई साल मुझे भी हो गए यहाँ पे देखते हुए। पीने के पानी की समस्या पे बात करते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं कि जब दिल्ली सूख रही होती है, भीषण गर्मी का मौसम होता है, तब पानी पीने को नहीं होता है। जब बरसात हो जाती है तो पानी निकलने का कोई साधन नहीं होता है। पहले
आरोप ये लगते हैं कि पहले ठीक है आपके पास एमसीडी नहीं थी, अब आपके पास एमसीडी भी है। अभी भी वाटर मिनिस्टर आप हैं कि आतिशी जी हो गए हैं? आतिशी जी हो गई, पर कुछ समय पहले मेरे तक पास थे रहा है, आप। कुछ महीने रहा है डिपार्टमेंट। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि पानी की समस्या आखिर क्यों आ रही है, लोगों को पानी पीने को क्यों नहीं मिल पा रहा है? हाँ, लगातार 2 साल मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की है इस पे। अच्छा, पिछले साल भी मैं किया था बताता हूँ आपको। और इस साल भी किया है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं पानी के विषय में जो समझनी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली तो ये है कि देखो, पानी जो है, जैसे बरसात तो ऊपर से गिरती है तो हर एक घर पे बराबर गिरेगी। पानी जो है वो एक तरफ से अंत तक जाता है, पाइप के थ्रू जाता है। जैसे आपकी कॉलोनी है, आप कहाँ रहते हैं? मैं मयूर विहार। जैसे मयूर विहार रहते हैं, तो आपका फ्लैट हो सकता है मयूर विहार में अंदर कहीं हो, और वो पाइप बाहर से चलेगा, घूमते घामते घूमते घामते आपके घर तक पहुंचेगा। अब क्या है, दिल्ली के अंदर सब लोग मोटर से इस्तेमाल करते हैं, पंप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके आगे वाले लोगों ने पंप मोटर चला ली और पानी पर्याप्त नहीं है, तो आप तक कभी पहुंचेगा ही नहीं वो पानी, क्योंकि वही भरते रहेंगे। अगर पर्याप्त है और उनका मन भर गया, पानी भर के उनकी टंकी बह गई तो उन्होंने ऑफ कर दी, तब आप तक पानी पहुंचता है। तो अब दिल्ली के अंदर यू कैनॉट एनफोर्स अ काइंड ऑफ अ राशनिंग, जिससे आप इंश्योर करें कि भाई अगर पानी कम है तो सबको थोड़ा थोड़ा कम कर दो। वो पॉसिबल नहीं है। पानी अगर कम होता है तो शुरू के लोगों को तो जितना चाहिए उतना वो ले लेंगे, मगर जो अंत के लोग हैं ना, उनको आएगा ही नहीं पानी। ये पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अब दिल्ली के अंदर क्या हुआ, 1994 पे 5 राज्यों का एक एमओयू हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया। उसमें दिल्ली है, हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, यूपी है। इन्होंने पानी का बंटवारा किया। सेंट्रल वाटर कमीशन उसका एंकर है। उसमें तय हुआ कि दिल्ली को इतना पानी मिलेगा। अब हालांकि जनसंख्या तो हर जगह बढ़ती है, बट दिल्ली की जनसंख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ी है, क्योंकि दिल्ली में यूपी का आदमी भी है, बिहार का आदमी भी है, मध्य प्रदेश का भी है, हर जगह का आदमी आता है। तो दिल्ली की वाटर डिमांड बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गई 1994 से लेके, तो अब देखें ना, तो करीब 3 गुना पानी की डिमांड बढ़ गई है। और सरकार लगभग उसी पानी में मोटे तौर पे काम चला रही है। तो एक चीज़ जो होनी चाहिए थी राजधानी के तौर पे कि यहाँ की पानी की जो डिमांड है उसके हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सबसे पहले पानी के ऊपर हक पीने वालों का है, उसके बाद खेती वालों का है, इंडस्ट्री वालों का है, होटल वालों का है, सबका है। तो एक तो ये होना चाहिए कि एक ही एग्रीमेंट दोबारा होना चाहिए, हालांकि होना है 2025 में ये रिव्यू होना है, तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा, दोबारा से रिव्यू हो जाएगा, तो उसमें एक तो एलोकेशन बढ़ जाएगा। दूसरा, जब मैं वाटर मिनिस्टर था तो कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए, जैसे तिमारपुर की लेक वाला बता रहा हूँ, रोहिणी के अंदर हमारी लेक बन रही है, द्वारका में हमारी लेक बन रही है। हमने ये प्लान किया कि जितने भी ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, इसके पानी को फिल्टर करके हम ट्रीटेड वाटर लेते हैं। उस ट्रीटेड वाटर को हम दोबारा से 3 स्टेप में और फिल्टर करते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, मल है, वो सब ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हमने बड़े बड़े तालाब बनाए, लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, और वहाँ उस पानी को खड़ा कर दिया और पानी पर्कुलेट होकर नीचे गया। वाटर लेवल बढ़ा, हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, उसकी वजह से हमारे वाटर लेवल बहुत जगह बढ़े। अगला स्टेप ये है कि आप बड़े लेवल पे बड़ी हॉर्स पावर के पंप्स लगा के उन ट्यूबवेल्स के थ्रू उस पानी को खींचो। इंडस्ट्रियल क्वालिटी के आरओज़ के अंदर उसको दोबारा फिल्टर करो। एक तो धरती में जाते हुए फिल्टर हो गया, एक आरओ से फिल्टर हुआ, देन यू स्टार्ट गिविंग दैट वाटर। अब जब मैं वहाँ पे मिनिस्टर था तब तक ये काम चल रहा था उसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो गया था। अभी फ़िलहाल गड़बड़ ये हुई है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार का है, उसके जो कुछ अफसर हैं, उन्होंने सारी की सारी दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट्स रोक दी हैं। सरकार के पास पैसा है, मतलब दिल्ली असेंबली ने करीब 4,500 करोड़ रुपए पास किया है, मगर पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। तो वो क्यों रोक रहे हैं? बस ऐसे ही कुछ भी। अब ऐसा है कि कोई काम नहीं करना हो तो उसके लिए तो 100 बहाने, और कोई काम करना हो तो उसका एक ही बहाना कि यार मुझे तो करना है, इसलिए मुझे करना है। अब मुझे अगर आपको इंटरव्यू नहीं देना तो मैं 100 बहाने बना सकता हूँ आपको कि मैं बीमार हो गया, मेरी मौसी गुजर गई, मेरा पड़ोसी गुजर गया, मेरे को कुत्ते ने काट लिया, आज मेरे पास काम आ गया। मगर देना है तो फिर मेरे को एक ही बहाना है, भाई मुझे तो देना है, इंटरव्यू इसलिए देना है। तो उनको देना नहीं है पैसा। तो ये रोक कौन रहा है पीछे से? ये देखिए, इसके पीछे देखिए, हमने तो उन अफसरों की कई बार एलजी साहब से शिकायत कर ली।
मगर उनको ना तो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ना उनको बदला जा रहा है, ना उनके ऊपर कोई एक्शन किया जा रहा है। तो मेरा मानना तो ये है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है और सौरभ एजी भाई, है, मैं एक क्योंकि चीज़ जानना अब चाह ये रहा हूँ कि बड़ा आप ना, मिनिस्टर हैं। हाँ एक मिनिस्टर जो जनता का चुना हुआ है, हाँ उसके बाद सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्रीज को हाँ संभाल रहा है, उसकी वैल्यू इतनी नहीं है कि एक आईएएस ऑफिसर उसकी बात सुने। अब मामला क्या है ना कि जो भी कार्यान्वयन होता है वो आईएएस अफसर के सिग्नेचर से होता है। क्योंकि भाई बेसिकली तो नीचे वाला अफसर आईएएस अफसर की सुनेगा, क्योंकि उसकी प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सस्पेंशन, शो कॉज सब उस आईएएस अफसर के हाथ में है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये जैसे जो आया चाय पिलाने वाला, ये इसकी श्रद्धा है, ये चाय पिला रहा है। अगर ये चाय ना पिलाए और ये बोले कि मैं नहीं पिला रहा, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी। क्यों, इसको हटा नहीं सकते आप? नहीं हटा के मैं इसको फिर यही कहता हूँ, भाई प्लीज़ पिला दे, आज पिला दे, कल से किसी और को ले आएंगे। ना मैं इसको हटा सकता हूँ, ना मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ना मैं इसको नोटिस दे सकता हूँ। सरकारी हैं ये लोग। हाँ, सब, किसी को नहीं हटा सकता मैं। वरना तो हम जो आईएएस अफसर नहीं काम कर रहे हटाना देते हम उनको कि भाई तुम हट जाओ, तुम आ जाओ। अच्छा, क्या होता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ना आदमी सोचता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मतलब ना कुछ ना पैसे वैसे कमाने के लिए उन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहिए। ऐसा नहीं है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मेन सिद्धांत क्या है कि देखो, सब आईएएस अफसर वही एग्ज़ाम पास करके आए हैं, वही सब ने यूपीएससी दिया है। मगर फिर भी आपको पता है कि जैसे एसएचओ होते हैं ना, आपका एरिया जैसे मयूर विहार, आप अगर अड़ोस पड़ोस में बात करते होगे आरडब्ल्यू से, वो कहेंगे ये एसएचओ अच्छा है, कहेंगे नहीं ये तो बहुत बड़ा जो है भ्रष्ट आया है इस बार, ये तो बहुत बदमाश है। तीसरे कहेंगे ये तो बहुत बदतमीज़ है, गाली गलौज करता है, काम वाम भी नहीं करता। किसी के बारे में कहेंगे कह रहे यार पैसा तो बहुत कमाता है बट काम कर रहा है। भ्रष्टाचारियों की भी कैटेगरी है, काम करने वालों की भी कैटेगरी है। और सब एसएचओ जो है वही वाला एग्जाम पास करके आए, इंस्पेक्टर बने, उसके बाद एसआई बने होंगे, फिर इंस्पेक्टर बने, फिर एसएचओ का काम मिल गया। ऐसे ये अधिकारी भी सब एक ही पोस्ट, मतलब एक ही तरीके के एग्जाम से पास किए। मगर इसके अंदर भी कोई नालायक है, कोई काम करने वाला है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई घोर भ्रष्टाचारी है, कोई भ्रष्टाचारी बट एफिशिएंट है, कोई भ्रष्टाचारी बट भ्रष्टाचारी एंड नॉन एफिशिएंट है। अब आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला कि ये मोहल्ला क्लिनिक जो है यहाँ बनने चाहिए। अब मेरा ही हेल्थ सेक्रेटरी कह रहा है कि साहब मोहल्ला क्लिनिक में क्या फ़ायदा है, मोहल्ला क्लिनिक तो बनने ही नहीं चाहिए। हमारा जो दूसरा डॉक्टर है उसको 76,000 रुपये मिल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक वाले को 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं। तो लिहाजा मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अच्छा भाई, जिसके 76,000 है उसको 1,20,000। ये चीज़ ना थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ कि जब आप जाते हो अपने हेल्थ सेक्रेटरी से मिलने के लिए, वो मुझे ज्ञान देता है। एज अ मिनिस्टर तो आपको कहना है ना कि भाई ये चीज़ होनी है। वो बहस करते हैं, वो कहते हैं नो 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 सर, तो बोलेंगे वो नो 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 सर, दिस इज नॉट राइट, दिस विल नॉट वर्क, दिस इज अ फेल्ड कॉन्सेप्ट। मैं मोहल्ला क्लिनिक के लिए कह रहा हूँ अपने हेल्थ सेक्रेटरी को, मुझे इनॉग्रेशन करने हैं, वो वापस लिख रहा है तो बेफिजूल का खर्चा है। आप सोच सकते हो, मैं उसको मिन्नत करके फाइल में मिन्नत कर रहा हूँ कि भाई एक नया मोहल्ला क्लिनिक बना है, इसका इनॉग्रेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आसपास के लोग, आरडब्ल्यू को बुलाया जाएगा, ढोल वोल बजाया जाएगा, तो लोगों को पता चलेगा एक फैसिलिटी बनी है, अखबार में आएगा तो पता चलेगा कि फलां जगह मोहल्ला क्लिनिक बन गया। नहीं मान रहा वो, कह रहा नहीं है, ठीक नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं खुद तो अखबार में छपवा नहीं दूंगा, तो मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। अब मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक का एक छोटा सा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ ना। उसने बोला कि साहब जहाँ पे अस्पताल हैं वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की क्या ज़रूरत है, वो मुझे ये लिख रहा है। मैं उसको मीटिंग में समझा रहा हूँ कि देखो ऐसा है, ये मोहल्ला क्लिनिक बने ही इसलिए थे ताकि लोगों को अस्पताल ना जाना पड़े। अस्पताल इज टर्शरी केयर, जहाँ पे लोग कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गई, स्टोन निकलवाना है, इन चीज़ों के लिए जाएं। खांसी, जुकाम, दस्त, इन सब चीज़ों के लिए ना जाएं वो हॉस्पिटल। इन सब चीज़ों के लिए मोहल्ला क्लिनिक, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाएं ताकि वो बिना वजह अस्पतालों में भीड़ ना बढ़ाएं और अड़ोस पड़ोस के अंदर ही अपना इलाज करा लें। नहीं, गलत है। अस्पताल के आसपास जो है वो अब दोबारा लिखा है उसने, नहीं अस्पतालों के अंदर ओपीडी खाली है और मोहल्ला क्लिनिक में ओपीडी ज़्यादा चल रही है, इसलिए ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दी जाए। भाई अस्पतालों में क्यों ओपीडी खाली है? क्योंकि अस्पतालों के अंदर आपको फुल टाइम डॉक्टर चाहिए, जो आप रिक्रूट नहीं कर रहे, तो मरीज वहाँ नहीं जा रहे।
मोहल्ला क्लिनिक में हमने कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर ले रखा है जिसको पर पेशेंट हम पैसा दे रहे हैं, तो उसके पास इंसेंटिव है एक पेशेंट को देख के अच्छा व्यवहार करने के लिए, ताकि उसके पास और पेशेंट आए तो वो अच्छे से देख रहा है, मुस्कुरा के बात कर रहा है, उसको दवाई लिख के दे रहा है, उसको लताड़ नहीं रहा, तो लोग जा रहे हैं उसके। दिल्ली में कितने अस्पताल करीब दिल्ली के अंदर करीब 32 के करीब है। दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली हैंडल सरकार करती के है। अस्पताल हैं। तो उसमें तो अपॉइंटमेंट भी आप ही करते होंगे? नहीं, वो सब कुछ एलजी साहब के पास है। अच्छा, सारे अपॉइंटमेंट किस अस्पताल में कौन डॉक्टर, कौन नर्स, कौन फार्मासिस्ट लगेगा, ये सब अस्पताल एलजी साहब के पास है। नए की भर्ती भी एलजी साहब के पास है। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे अस्पतालों में कि भर्तियां नहीं हो रही हैं। 30% डॉक्टर और स्पेशलिस्ट खाली हैं। 30% को नंबर में जरा बताइए। 30% करीब 1700 कुछ हैं शायद। 1700 अभी डॉक्टर्स हायर होने चाहिए। हाँ, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट। डॉक्टर्स के बिना तो मैं काम चला लूंगा, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम ये है मेरे पास अस्पतालों में 30-30 करोड़ की मशीनें खड़ी हैं, लीनियर एक्सेलरेटर और पता नहीं क्या क्या, उसको चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। और रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से वो 30 करोड़ की मशीन 5 साल में खराब हो गई, और आप हायर नहीं कर रहे स्पेशलिस्ट। आपकी सरकार लगातार ये कहती है कि आपको एलजी साहब काम करने नहीं देते हैं। पिछले 40 मिनट में आप इस पूरे इंटरव्यू में आप यही कह रहे हैं कि कभी एलजी काम नहीं करने देते हैं, कभी अफसर साइन नहीं करते हैं। अफसरों का कुछ नहीं लेना देना। अफसर कौन है बेचारे? मेन एलजी है। देखिए, मेन बीजेपी है। बीजेपी ने एलजी साहब को यहाँ लगाया है इस चीज़ के लिए कि आप दिल्ली की जनता के काम रोकिए, जनता को परेशान कीजिए, जनता को दुखी कीजिए, ताकि सरकार बदनाम हो जाए। सिर्फ इतना एजेंडा है। अब ये जो अफसर हैं ये प्रेशर में भी हैं, कुछ नालायक भी हैं। वरना भाई एक बात तो, अच्छा काम करने से कौन रोक सकता है? आप करो काम। आप लोगों ने सरकार से समन्वय बनाने के लिए क्या सलूशन निकाले? क्योंकि बहुत क्लियर सी बात है, आरोप प्रत्यारोप तो आप लोगों के शुरू से चल रहे हैं, जब से आप लोग सत्ता में आए हैं तब से। देश के दूसरे राज्यों की राजनीति देखो ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ठीक है, इस बात पे आर्गू हो रही है, ऐसे ही हो रहा है। दिल्ली की राजनीति कॉमेडी लगती है, हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ रोक दिया, फिर आप आके उठ के प्रदर्शन करने लगते हैं। लेकिन आपके जो प्रदर्शन का टाइमिंग जो है ना वो बहुत ख़राब हो गया है। आपकी पार्टी प्रदर्शन से निकली हुई, उसकी कोख से निकली हुई जन्मी पार्टी है। लोगों की एक उम्मीद कि जब ये लोग आएंगे तो एकदम करप्शन मुक्त सारी चीज़ें होंगी, हर व्यवस्था की जाएगी, फ्री पानी बिजली जो भी आपने कहा देने के लिए दिया भी। लेकिन सवाल ये है कि जब दिल्ली में पानी नहीं होता है और जब पानी की शॉर्टेज होती है तो आप लोग बीच में लेटर कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि जून में पानी शॉर्टेज होगा या मई में पानी शॉर्टेज होगा, तो आप मार्च में ही प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? ताकि जनता को ये भी पता चल जाए कि भाई इन लोगों ने लेटर तो दे दिया था लेकिन पानी नहीं मिला। बाद में आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोग देख के ये मानते तो होंगे कि चलो ठीक है यार, प्रॉब्लम है इन लोगों का, पर उन लोगों का क्या जिन लोगों के यहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है? ये भी गलतियां मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि झारखंड भवन के पास कुसुमपुर पहाड़ी है। कुसुमपुर पहाड़ी में पाइपें बिछा दी गई हैं, पर पाइपों में पानी नहीं है। आधी जगहों तो पाइप भी नहीं बिछाया गया। पता है मुझे, असल में हालांकि कुसुमपुर पहाड़ी मेरा एरिया नहीं है, बट मुझे उसकी जानकारी है कि मिनिस्टर है आप। हाँ, उसकी जानकारी मुझे इसलिए है क्योंकि फॉरेस्ट है बेसिकली, वो बाय डेफिनेशन इट इज़ अ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ नॉट अलाउइंग कि यहाँ पे आप पानी दे दें। तो आप सोचिए वहाँ पे दर्जनों टैंकर जाते हैं और पानी दिया जाता है, कितना पोल्यूशन होता है, कितना पैसा बर्बाद होता है। मगर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बैठे बाबू को जिद है कि नहीं, क्योंकि ये कागजों में फॉरेस्ट है तो आप इसमें पाइप से पानी नहीं देंगे। हाँ, लेकिन वो टैंकर टाइम से भी तो कहाँ जाता है? नहीं जा सकता ना, ऑब्वियसली। 2.5 घंटे 3-3 घंटे लोग वेट करते हैं। टैंकर इज नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू इट ना। आई नो वेरी वेल कि दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल सोल्यूशन, बट इसका करें क्या करोगे? वो बदमाशी पे एक अफसर उतरा हुआ है कि भाई मैं यहाँ पे पाइप नहीं बिछाने दूंगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं करने दे रहा। तो अब सरकार को तो ये है कि भाई स्टॉप गैप अरेंजमेंट में कुछ तो दो, कैसे तो दो इनको पानी। तो टैंकर चल रहे हैं, इसलिए कई बार लोग कहते हैं साहब टैंकर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, जैसे देवली के अंदर, संगम विहार के अंदर, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे बसावट है, बिजली का कनेक्शन मिल गया, गली बन गई, वोटर कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, मगर वहाँ पानी की लाइन नहीं डल रही क्योंकि वो ऑफिशियली ग्रीन लैंड है, वो फॉरेस्ट है। तो वहाँ पे आप जो है पानी की लाइन नहीं डाल सकते, सीवर की लाइन नहीं डाल सकते। तो वहाँ आज भी जो है टैंकर से पानी पहुँचाया जा रहा है। बहरहाल अगले सवाल पे चलते हैं। दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर में पानी भरा,
एक बच्चे की मौत हुई। उसके 3 दिन 4 दिन बाद ना मैं रात को रिपोर्टिंग कर रहा था वहाँ आई पे। नो। बारिश हुई, हाँ, पानी भरा। बारिश हुई, पानी यहाँ तक भर गया। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या व्यवस्था हुई? दुर्गेश पाठक जी आए हुए थे वहाँ आप पे। दुर्गेश से पूछना है बात। जिस दिन वहाँ पे पानी भरा शाम को, दोपहर को मीटिंग में इत्तेफाकन इन्होंने मुझे बुला लिया कि कोचिंग सेंटर के बच्चे जो है नए लेजिस्लेशन की डिमांड कर रहे हैं, तो आप भी आ जाओ। मैं था, आतिशी थी, गोपाल राय थे, दुर्गेश पाठक थे, दिलीप पांडे थे। ठीक है, ये MP मिनिस्टर और MLA हो गए। MCD के लोग थे, PWD के और लॉ के थे। MCD का तो पक्का था, मुझे याद है, एडिशनल कमिश्नर था वहाँ पे, और शायद एक चीफ इंजीनियर था। मैंने लेजिस्लेशन की कहानी सुन ली। मैंने कहा तुम ये बताओ कि आज क्या हाल है, वहाँ पे ड्रेन बन गई? तो बोले कि सर, ये किसे पूछा आपने? ये चीफ इंजीनियर MCD अच्छा, आया हुआ था वो वहाँ पे, शायद एडिशनल कमिश्नर भी था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट चीफ इंजीनियर तो पक्का था। याद रखिएगा डिपार्टमेंट आप ही का है। 100% UD का है, UD मतलब MCD का है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आम आदमी पार्टी सरकार के भीतर है ना। मैंने पूछा कि वो बन गई, कह रहे सर मैं पता करता हूँ। मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम कोचिंग सेंटर के विषय में एक मीटिंग में आए हो, तुम वहाँ के चीफ इंजीनियर, तुम पता करते हो, पता करके बताओ। तो पता चला कि जी वो तो अभी जो बन रही है। मैंने कहा कब तक बनेगी? कह रहे सर वो टेंडर होना है। मैंने कहा यार तुम तो कमाल ही कर दिया, तो अब टेंडर होगा, कब वो टेंडर खुलेगा, वर्क ऑर्डर होगा, फिर तो वो बन ली। आज क्या इंतजाम किया तुमने? मैंने उनको बोला तुम वहाँ पे एक संप बनाओ, गड्ढा खोदो, एक वहाँ पे वो लगाओ, पंप लगाओ बड़ी हॉर्स पावर के, और वो पानी को फेंकने का इंतजाम करो, क्योंकि व्हाट आई हर्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स कि वो एक कटोरे की तरह है वो जगह, जहाँ पे सारी जगहों का पानी आके भरता है। तो अनलेस वहाँ पे एक ड्रेन बने गहरी, या वहाँ पे संप लगा के एक पंप लगे, वो पानी आउट ही नहीं होगा। मैंने उससे पूछा ग्रेडियंट कैसे मिला तुम्हें? पहले उसने बोल दिया ड्रेन बना दी हमने, ड्रेन हमने खोल दी। ही सेड ड्रेन खोल दी हमने। मैंने कहा यार ड्रेन अगर खोल दी तो ग्रेडियंट मिल गया तुम्हें उसमें? तुमने वो किए उसके अंदर इन्वर्ट लेवल लिए? तो वो गोल हो गया पूरा, कुछ नहीं लिया हुआ था। तो मैंने कहा वहाँ तो, और रिकॉर्ड है मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उस मीटिंग की, आई कैन गिव इट टू यू, आई गॉट इट रिकॉर्डेड। मैंने कहा अगर आज वहाँ पे बारिश होगी तो आज भी वहाँ पानी भरेगा और मीडिया वाले तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे। तो हे करके चला गया, और वही हुआ, उसी दिन बारिश हुई, उसी दिन पानी भरा वहाँ पे। ये जो पानी भरा राव में, हाँ, इससे करीब 1.5 महीने पहले, या हो सकता है 2 महीने पहले, मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा। मेरे डिपार्टमेंट नहीं है डायरेक्टली, बट UD डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, वो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट्स में जितने भी हों उनमें हम थोड़ी बहुत नोक झोंक करते रहते हैं। तो एज ए UD मिनिस्टर आई रोट टू द चीफ सेक्रेटरी हु इज द हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी सेइंग, भाई बारिश आने वाली है 1 महीने बाद, ये जितनी भी एजेंसीज हैं, NDMC, MCD, PWD, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, कैंटोनमेंट बोर्ड, इन सब ने जहाँ जहाँ डिसिल्टिंग कर ली वो रिपोर्ट दो, कहाँ कहाँ रह गई वो रिपोर्ट दो, कब तक ये डिसिल्टिंग कर लेंगे उसके माइलस्टोन्स दो। दूसरी बात मैंने लिखी कि थर्ड पार्टी ऑडिट इनका होना चाहिए, क्योंकि ये डिसिल्टिंग एक्टिविटीज सिर्फ कागज़ों पे होती हैं, ये असली में नहीं होती, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। ये एज अ मिनिस्टर आई एम राइटिंग टू द चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी क्या जवाब दे रहा है मुझे? कह रहा है अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, अभी आप मीटिंग कैसे ले सकते हैं? और इस विषय के अंदर हम हाई कोर्ट को सारी जानकारी देख चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी का रिटर्न नोट है मेरे पास इस चीज़ का। भाई एक बताओ, तुम अगर हाई कोर्ट को दे रहे हो, फिर मीडिया भी हाई कोर्ट से ही पूछ ले, हमसे क्यों पूछ रही है? हाई कोर्ट ने आपको नहीं रोका कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं बताओगे, बट बदमाशी है। मैंने दोबारा नोट लिखा उनको, तब जाके छोटी मोटी उनकी रिपोर्ट आई, मगर थर्ड पार्टी ऑडिट उन्होंने तब भी नहीं कराया। तो होना ही था, क्योंकि ये डिसिल्टिंग जो है सारी कागजों पे हुई, और इन सब अधिकारियों को मालूम था कि डिसिल्टिंग नहीं हुई। क्योंकि क्या होता है, देखो अब हमें भी काफ़ी दिन हो गए MLA बने हुए, तो हमें ना कई चीज़ों के सिम्टम पता चल जाते हैं। अगर शहर में डिसिल्टिंग हो रही है तो आपके पास कोई ना कोई ऑफिस में आ जाएगा, वो कहेगा जी मेरे घर के बाहर सिल्ट इकट्ठी कर रखी है, उठाई नहीं है। क्योंकि क्या है, नाला साफ करके सिल्ट निकाल देते हैं, उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उठाते ही नहीं है। तो जिसके घर के पास में सिल्ट होती है वो गाली देने आता है MLA को कि मेरे घर के बाहर सिल्ट खड़ी है, उसको हटाओ, क्योंकि बदबू आती है उसमें से, कीड़े पड़ते हैं उसमें। तो आया ही नहीं था मेरे पास कोई सीजन में, वो भी रिकॉर्ड पे है, वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी मेरे पास। मैंने बोला मेरे पास एक आदमी अभी तक नहीं आया कि हमारे घर के सामने से सिल्ट हटाओ, इसका मतलब तुमने डिसिल्टिंग नहीं करी है। तो मतलब नहीं की, उन्होंने पैसे खा गए।
सौरभ और भाई, कल जो एलजी साहब मुझे ने एक चीज़ नोट भेजा, इसमें मुझे एक चीज़ बता हाँ। दीजिए, 2 चीज़ें मुझे बता दीजिए छोटे छोटे जवाब में, कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग संस्थाएं ऐसी चल रही हैं उनके बेसमेंट में क्लास चलाने देने की अनुमति कौन देता है? दे ही नहीं सकते आप अनुमति, ठीक। उसके अंदर अनुमति मिल ही नहीं सकती। बेसमेंट को सिर्फ आप स्टोरेज के लिए इस्तेमाल तो कर जाहिर सकते सी चीज़ है कि एमसीडी को पता हो। था। बिल्कुल पता था। कुछ एमसीडीज ने, एमसीडी वालों ने पैसे लिए होंगे। आपके पास आने के बाद एमसीडी हाँ। कुछ लोगों ने नज़रअंदाज किया, जब पहले था तभी भी किया था। होगा, बिल्कुल किया होगा ना, बिल्कुल। दोनों सरकारों की मैंने मैं बात करी सहमत है। हूँ। तो जब आपने 2 महीने पहले ये सारा लेटर प्रोसेस किया, उस दौरान आप मीडिया में क्यों नहीं आ गए बोलने के लिए कि देखो जी नहीं, मैं वो तो मीडिया में जवाब छपा। नहीं दे रहे वो हैं? मीडिया में छपा। असल में क्या होता है शारदा जी, एक चीज मीडिया में छपना नहीं अच्छे से और छपा, एक कंटिन्यूअसली उस पर बातचीत होना, होती नहीं है बातचीत। क्योंकि काउंटर करने के लिए आप लोगों ने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। क्यों बातचीत नहीं होती? मीडिया का ना वो इशू ही नहीं होता। मीडिया उस चीज में इंटरेस्ट लेता है जो इशू बनता है। तो उन 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार वो मैं जो सिस्टम वीडियो- को मानूं या आप जैसे नेताओं को मानूं? मैं बताता हूँ, जो वो वीडियो भी चलाई ना मैंने, जिसके अंदर बहुत बड़ी बात थी, मेरे पास वीडियो एविडेंस था उस दिन। क्या हुआ कि वो मीडिया वाले आए हुए थे उस मीटिंग को कवर करने के लिए, तो एक कैमरा हमारा एक बार लगा रह गया, तो वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया। रोल था। हाँ, तो पूरा वीडियो है हमारे पास, जिसमें मैं एक एक अधिकारी को बोल रहा हूँ कि आपने डिसिल्टिंग नहीं। मैं अपने इलाके की वीडियोस लेके गया हूँ कि बॉस मेरे इलाके में देख लो, ये सारी ड्रेन है और ये भरी हुई हैं, और आप कह रहे हो कि सिल्ट निकाल दी है, ये कैसे हो गया? आप यकीन मानो अभी तक उस पर भी एक्शन नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर, खुल्लम खुल्ला। अब मैं उस पर आता हूं। उन बच्चों के मौत के जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? मुझे लगता है कि उन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूरा सिस्टम भी है, कहीं ना कहीं हम भी हैं। देखो, हम भी तो सिस्टम का हिस्सा ही हैं। अगर हम उस सिस्टम में उनको बचा नहीं पाए तो हम भी तो हैं ही। हम अपने दोष से बाहर नहीं भाग सकते। मगर समस्या ये है कि आज इस तरीके की स्थिति बनाई गई दिल्ली के अंदर कि लगातार डायरेक्शंस को ना माना जाए, चीज़ों को ख़राब किया जाए, और सिर्फ इसलिए ख़राब किया जाए ताकि आम आदमी पार्टी बदनाम हो जाए। और हम रिटर्न डॉक्यूमेंटेड चीज़ें दिखा रहे हैं कि भाई ये करो ये करो। अब आप सोचिए, कल एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी है चीफ सेक्रेटरी को, उसी चीफ सेक्रेटरी को जिसने डिसिल्टिंग की रिपोर्ट नहीं दी कि भाई ये नालों की सफाई जो है ठीक से होनी चाहिए, इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाओ, इसको ये करो वो करो। अरे भाई, जिन्होंने नहीं करी उन पे एक्शन तो लो आप। अगर मेरे पास एक्शन लेने की पावर होती, मैं एक आईएएस अधिकारी को सस्पेंड करता, डिसिल्टिंग ना करने पे सारे सुधर जाते। एलजी साहब कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो आईएएस अधिकारी जिन्होंने डिसिल्टिंग नहीं की, उन्होंने एलजी साहब का एजेंडा पूरा किया। उन्होंने उनको मौका दिया कि लोग मर जाएं, मीडिया हाय हाय करे और एलजी साहब हमें चिट्ठी लिख सके। आप कब जा रहे हो जेल? अभी तो नहीं पता, तो मगर लगे हुए हैं लगे हुए हैं अच्छे से कि किसी तरीके से इसको फंसाया जाए, कहीं ना कहीं तो इसको फंसाया जाए। अगर कोई और पार्टी होती तो विधायक टूट गए होते, जैसे वहाँ शिवसेना और एनसीपी के साथ किया इन्होंने। सरकार गिर गई होती, कुछ लोग इनके चरणों में पहुँच गए होते, या भाजपा के अंदर विलय कर चुके होते। मगर हम लोग इनके काबू नहीं आ रहे हैं अब तक। एक कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता से 2 चीज़ों का जवाब लेना चाहूँगा। एक बात का भरोसा, वो भरोसा कि अगले साल या आने वाले कुछ और साल जब तक आप सत्ता में रहेंगे, दिल्ली के उन कोचिंग सेंटरों में या फिर इन जगहों पे बेसमेंट में क्लासेस नहीं चलने देंगे आप? नहीं, उसके लिए हमारे यहाँ जो मेयर हैं उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर किए हैं इसको लेके, और मुझे लगता है कई जगह तो उन्होंने सीलिंग भी करवाई है, खुद जाके पर्सनली जाके वो तो कराई है उन्होंने। सबके विजुअल्स में है, मैंने भी रिकॉर्ड किया है, मुखर्जी नगर से लेके इधर तक। स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हैं कि वहाँ पे जो है बेसमेंट्स के अंदर क्लासेस नहीं लगेंगी, और हम भी, और लाइब्रेरी भी नहीं चलनी चाहिए। लाइब्रेरी भी एक तरीके का वही है, सूडो क्लास ही होगी, एक तरीके से नहीं चलनी चाहिए। वहाँ पे बच्चों का आना जाना नहीं होना चाहिए। वो आप आप उसको स्टोर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप और किसी इस्तेमाल में ना करें। मगर क्या है शारदा जी, मैं आपको बताऊं, मतलब ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जिसके लिए आप इन सब चीज़ों को चिट्ठी लिखते रहते हो, डायरेक्शन देते रहते हो, करते ही नहीं है। वो तो मैं समझ गया। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है क्रिकेट का। कहाँ पे? मेरे यहाँ ग्रेटर कैलाश के अंदर। अच्छा। 36 टीम्स हैं ग्रेटर कैलाश से। ओके। लाइक अलकनंदा से, जीके से, सीआर पार्क से, कालकाजी से, चिराग दिल्ली, शाहपुर जेट, सावित्री नगर, शेख सराय, सबकी टीम्स का हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, नाइट टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के अंदर गाय घुसाती हैं।
और फिर गाय को भगाया जाता है। मैं वीडियो बना के भेज चुका हूँ एडिशनल कमिश्नर को। सोचिए, अ यूडी मिनिस्टर इज सेंडिंग वीडियोस टू द एडिशनल कमिश्नर एमसीडी कि भाई ये गाय हटा दो। मेरे पास 1 दर्जन पत्र हैं, 1 दर्जन पत्र जो मैंने कमिश्नर एमसीडी को लिखे हैं, स्पेसिफिक लिखे हैं कि भाई चिराग दिल्ली का ये नाला है, यहाँ पे करीब 50 गायें शाम को 6 बजे के बाद मिलती हैं, इनका दूध यहाँ पे दोहा जाता है। ये अलकनंदा का एनआरआई अपार्टमेंट है जिसके सामने 15-16 गायें रोज़ होती हैं। ये तीसरा इलाका आंदोलन पार्क, यहाँ पे गाय होती हैं, इन गायों को उठवा लो। 1 दर्जन लेटर लिख चुका मैं कमिश्नर एमसीडी को, कमिश्नर को नहीं हटी। अब किसी दिन ये गाय अगर सींग मार दे किसी को, बच्चे को, और वो बच्चा मर जाए, तो ये मीडिया के अंदर चलेगा। उस दिन मीडिया को इंटरेस्ट होगा कि भाई ये गाय क्यों नहीं हटाई गई और सौरभ भारद्वाज तूने क्या किया इन गायों के लिए, तूने जान क्यों नहीं दी, तब ये सवाल उठेगा। तो आज मैं आपको किसी को न्यूज़ दे दूं, आपको मतलब सॉरी आपका नहीं, आज मैं आज तक को कह दूं कि जी मेरे यहाँ से गाय नहीं हट रही, इसकी खबर चला दो, वो कहेंगे मंत्री पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, गाय नहीं हट रही तो इसमें हमारा क्या लेना देना है। आज से 2 महीने पहले अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट आज तक को या जी न्यूज़ को या टाइम्स नाउ के अंदर वो जो नाविका जी हैं और एक महान पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी को कह देते कि भाई मैं आरटीआई लगा रहा हूँ कि ये कोचिंग सेंटर बेसमेंट में क्यों चल रहे हैं, इसकी स्टोरी अर्नब जी आप जरा प्राइम टाइम पे चला दो, चला देंगे अर्नब गोस्वामी? वो कहेंगे यार तुम अपना काम कर, हम 2-4 मुसलमानों को और हिंदुओं की जो है कुछ खबरें कर लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मनीष जी आ गए हैं अभी जेल से बाहर, और शराब घोटाले में इतने लंबे समय से चीज़ें चल रही थी, तथाकथित आपके हिसाब से सवाल तो ये उठते हैं ना कि भाई अगर पुरानी पॉलिसी ठीक थी तो नई क्यों लेके आए, जब नई ठीक थी तो फिर वापस पुरानी पे क्यों चले गए? मैं आपको बताऊं, नई ठीक थी, मैं अभी भी इस बात को कहता हूँ, बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी और ठीक थी, मगर आपने जब नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले अफसरों को इतना धमकाया कि उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना, जो जोन खाली हो गए उनको रिटेंडर नहीं करना, तो सरकार का फिर तो लॉस हो रहा था रेवेन्यू का। तो सरकार के लिए ज़रूरी था कि पुरानी पॉलिसी पे लाया जाए, एटलीस्ट आप उतना रेवेन्यू तो कमाएं जितना पहले कमा रहे थे, वरना तो कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता ना। तो उसमें आपका भी तो नाम है, कोई विजय नायर है जो बताया जा रहा था कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज से इनके डायरेक्ट बातचीत होते थे, कनेक्शन थे। अब क्या है कि विजय नायर हमारी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज तो थे ही, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और ये बात पहली बार नहीं कही, ये बात विजय नायर ने भी कही थी और ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने भी कही है, और इसको इस तरीके से दिखाया गया कि जैसे अरविंद केजरीवाल जो है अपनी जगह जो है आतिशी और सौरभ को फंसाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये सेम बात जो विजय नायर ने कही थी, उसी बात को अरविंद केजरीवाल जी ने रिपीट किया था। अच्छा, इसको बीजेपी ने इस तरीके से दिखाया कि देखो अरविंद केजरीवाल जो है सौरभ को और आतिशी को फंसाना चाह रहे हैं। तो एक बात बताइए, 17 महीने बाद अभी ये बाहर आए हैं मनीष सिसोदिया जी, आखिर ये पूरा प्रोसेस है क्या, कहाँ पे चीज़ें फंस रही हैं जहाँ पे आपके नेता बार बार जेल जा रहे हैं? आज तक सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आ पाए। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। देखो क्या है कि इंटरनेशनली ये माना गया कि कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो इतने जघन्य हैं कि अगर उसका कोई आरोपी भी हाथ लग जाए तो आप उसको अंदर कर दो, क्योंकि जब तक साबित होगा तब तक तो पता नहीं है और कितने अपराध कर देगा। जैसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कार्टल्स है ना, जैसे टेररिस्ट नेटवर्क्स, ठीक है। अब ड्रग कार्टल हों इंटरनेशनल या टेररिस्ट नेटवर्क हों, हिजबुल मुजाहिदीन, इस तरीके के, इनका सब कुछ फंडिंग पे चलता है, हवाला से इनका पैसा आता है जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि पैसा इनका बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं आता। तो ये माना गया कि इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको ऐसा अपराध बना दिया जाए कि अगर इस तरीके का कोई ड्रग लॉर्ड या कोई ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट एक्टिविटी का कोई आदमी पकड़ा गया तो उसको पहले अंदर करो और तब तक अंदर रखो जब तक वो ये साबित ना कर दे कि वो निर्दोष है, ठीक है, यानी कि जब तक ट्रायल पूरी ना हो। उनके लिए कानून बनाया गया। अब केंद्र सरकार ने सोचा कि इस कानून को अब हम अगर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग का नाम लगाया, आपको आरोपी तो लगाना है, आपने आरोप लगाओ, इन्वेस्टिगेशन शुरू करो और एक्यूज को अंदर कर दो। तो उसी हिसाब से कानून तो अंधा होता है ना, कानून तो सिर्फ वो पढ़ता है सेक्शन,
इस सेक्शन के अंदर बेल नहीं होगी जब तक ये साबित नहीं करेगा कि ये निर्दोष है, तो इसलिए वो अंदर है। और जानबूझ के इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो रही। भाई 2 साल तो हो गए इन्वेस्टिगेशन करते हुए, सब जगह इन्होंने छापे मार लिए, कोई जगह तो नहीं छोड़ी। भाई कहीं तो पैसा मिलेगा। आपने हजारों करोड़ रुपए किसी के खाए हों तो कुछ तो आदमी अपने लिए रखेगा ना कि यार ये मेरे बच्चों के काम आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी मैं कहीं पे खरीद लेता हूँ, ये कोई बेनामी संपत्ति खरीद लूँ, कहीं अपने रिश्तेदार को कुछ पैसा दे दूँ, कुछ तो करेगा आदमी। सोना चांदी बनवाएगा, बीवी को तो खुश करना पड़ेगा ना उसको, इतना पैसा आया करोड़ों रुपए, इसके लिए भी कुछ बनवा दूं। एक भी नेता, और नेता क्या उनके चेले और चेलों के चेलों तक के घर छापे पड़ चुके हैं, मतलब छोटे छोटे लोगों के घर छापे मारे गए हैं, किसी के घर से कोई बरामदगी नहीं है। क्या भाई मतलब ऐसा क्या, मतलब बिल्कुल जमीन ही निकल गई क्या सारा पैसा? तो पूरा का पूरा हवाई है। मगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है साहब, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी तब तक आप अंदर रहोगे, फिर जब तक ये ट्रायल पूरी नहीं होगी तब तक आप अंदर रहोगे। अच्छा, ट्रायल ये शुरू ही नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि ट्रायल में इनका केस धड़ाम करके गिरेगा, कुछ है ही नहीं इनके पास। इसलिए ये पूरी की पूरी साजिश इसलिए है कि दिल्ली चुनाव तक ट्रायल ही मत शुरू करो और इसी बात पे अंदर रखो कि साहब अभी तो हम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब चुनाव के बाद ही अब छोड़ेंगे। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष जी को छोड़ते वक्त कहा बेल इज अ रूल, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। अपवाद जेल है, अधिकार बेल है। आप किसी के ऊपर बिना कुछ साबित किए किसी को जेल में कैसे रख सकते हैं? अब आप मानिए कि मान लीजिए 17 महीने बाद ये रहे और हो सकता है अगर बेल ना मिलती तो 5 साल रहते, 5 साल बाद ये साबित हो जाता कि भाई ये तो निर्दोष था, तो क्या 5 साल मनीष सिसोदिया और उसके परिवार के कोई वापस कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए ये कानून बनाया गया, इसीलिए ये प्रिंसिपल बनाया गया कि बेल इज अ रूल, कि भाई जब साबित हो जाए तो आप उसको 10 साल क्यों 25 साल रखो ना। अगर सजा का प्रावधान 25 साल का है तो आप मैक्सिमम पनिशमेंट दो, 25 साल रखो, क्योंकि साबित हो गया इसके ऊपर। बट कुछ साबित ही नहीं हुआ, आपने तब भी बिना बात ही रख लिया। इसीलिए कानूनविद जो थे हमारे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो वरना जो प्रशासन होगा जिसके हाथ में सत्ता आ जाएगी वो तो किसी को भी अंदर कर देगा, फिर बाद में कुछ साबित नहीं होगा तो कैन यू गिव हिम बैक हिज लिबर्टी? नो, यू कैन नॉट। एक छोटा जवाब दीजिए, क्या केजरीवाल साहब चुनाव से पहले बाहर आ सकते हैं? और फिलहाल जो मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए हैं उनको आप वापस उप मुख्यमंत्री की पद पे आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? मेरा मानना ये है कि करीब सितंबर का महीना आप इंक्लूड कर लें तो 30 सितंबर से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। हाँ, 30 सितंबर से पहले आ जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का मामला है इसलिए डेट्स वेट्स पड़ती हैं, तो वो प्रोसीजर होगा और केंद्र सरकार भी डेट वेट लेने की कोशिश करेगी कई बार। तो आने वाला दिल्ली का जो चुनाव है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और मनीष जी का क्या होगा? मनीष जी के लिए तो देखिए, वो कभी भी चाहें मंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, ये उनके ऊपर ही है, जिस दिन बनना चाहेंगे बन लेंगे। और अगर केजरीवाल जेल से नहीं आए तो फिर केजरीवाल जी फैसला करेंगे इसके ऊपर, मिलके पार्टी के लोग बात करेंगे उनसे क्या किया जाए। मुझे लगता आ जाएंगे। अब मनीष जी के बेल के बाद इस मुकदमे में अब कुछ बचा नहीं है। जेल में है केजरीवाल साहब और वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल ये ट्विटर से लेकर के हर जगह चल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी ही ये थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें, ये पीछे से पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करें, सरकार गिराने की कोशिश करें। इनकी स्ट्रेटजी फेल हो गई। क्या तोड़फोड़ का हिस्सा में राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल भी आते हैं? कहना मुश्किल है। स्वाति मालीवाल पे 4 शब्द कह दीजिए जरा। राघव का तो मैं कह सकता हूँ कि राघव नहीं है, राघव का तो कुछ भी नहीं है। अब स्वाति मालीवाल का मामला कोर्ट के अंदर है। अजी वो राज्यसभा के अंदर आप ही की सीट पे जाके आप ही के खिलाफ बोल रही हैं। अब देखिए मैं समझता हूँ उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेगी, उनको लग रहा है। राज्यसभा तो आपने बैठाया है ना जी। राज्यसभा में वो एंजॉय करेंगी 5 साल 6 साल, वो तो अब जो है उनकी किस्मत में था, उनको मिल गया। मगर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और जब वो जाती हैं केजरीवाल जी से मिलने तो पीट देते हैं आप लोग। ये तो क्या तरीका है? हाथ उठाना कहाँ तक सही बात है? अब क्योंकि मामला सब जुडिस है तो मेरा बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है। मगर देखिए, आप ना लोगों को जानते हैं, आप लोगों को समझते हैं।
मतलब ये क्या वो बात- झूठ बोल रही हैं? ये बात तर्क संगत नहीं लगती, ये बात नॉर्मल नहीं लगती कि मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में मुख्यमंत्री का सचिव स्वाति मालीवाल को इस तरीके से लात घूंसों से और थप्पड़ों से मारेगा। होते ना कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपको पता चलता है कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, लगता नहीं है कि हुआ होगा। आप बहुत सारी चीज़ें समझते हैं ना, ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता हुआ होगा। अब बाकी देखिए वो सबूत हैं, वो सबूत पेश करेंगी कोर्ट के अंदर। अभी तो विभव अंदर ही हैं, करीब 3 महीने हो जाएंगे वो बिना ट्रायल के ही अंदर हैं। आप देखिए उन पर भी कुछ साबित नहीं हुआ है, पर क्या करेंगे आप, वो अंदर हैं तो अंदर हैं। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं कि भले उनको कोई पार्टी ले या ना ले, लेकिन राह तो उन्होंने अलग चुन ली है। अब राह तो उन्होंने चुनी ली है। और राघव पे भी मैं ये समझना आपसे चाहूँगा, राघव का मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है राघव वाली तो सिर्फ ह्यूमर है। तो इतना शांत क्यों है ये नेता? अब शादी वादी हुई है, आदमी पहले अच्छे एक्टिविटी शादी के बाद अच्छे शांत हो जाते हैं। राजनीति की बात हो रही है, परिनीति की बात नहीं हो रही है। हाँ, नहीं शादी मुझे लग रहा है शादी का ही इफेक्ट है। आदमी थोड़ा सा जो है थोड़ा पारिवारिक हो जाता है, थोड़ा मतलब घूमना फिरना ये सब शुरू हो जाता है। ठीक है, आई थिंक उसकी उम्र है, उसको एंजॉय करने दो। आखिरी सवाल और बेहद ज़रूरी सवाल है, आपसे जानना चाहता हूँ कि देश में एक तरफ गंगा की सफाई पर बहुत चर्चाएं हुई, उस सफाई का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जब आपकी सरकार आई, जब आप सरकार में नहीं थे, जब आपकी पार्टी नहीं बनी थी, और जब आपकी पार्टी बनाने का विचार आया, तभी भी आपके मैनिफेस्टो में ये सदैव रहा है कि यमुना की सफाई करनी है। आपने यमुना की सफाई के लिए क्या किया? और 2020 का एक बयान मैं याद दिलाना चाहता हूँ, और उसके पहले कई बार आया है, तमाम विपक्ष के नेता वो वीडियो दिखाते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैंने वो चीज़ बहुत बार सुना है, आप पहुँचे होंगे शायद, कि अगले 5 साल में या अगले 3 साल में हम यमुना को साफ़ कर देंगे। 2020 का बयान है कि 2025 तक, ये 5 साल दे दिए, 2025 तक हम लोग डुबकी लगाएंगे। क्या सौरभ भारद्वाज 2025 के चुनाव में यमुना में डुबकी लगाएंगे? देखिए डुबकी तो मैं आज भी लगा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सवाल ये है कि क्या यमुना साफ़ हुई है? तो उसका जवाब ये है, यमुना अभी साफ़ नहीं हुई है। रीज़न? अब दूसरा सवाल आपने पूछा कि यमुना की सफाई के लिए क्या किया गया, तो इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। बेसिकली यमुना की गंदगी का सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली का अधिकांश सीवर डायरेक्टली यमुना के अंदर जाता था, और उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर दिल्ली के अंदर करीब 1750 जो अनऑथराइज कॉलोनीज थी वो थी। क्यों थी? क्योंकि भाई वो अनप्लान्ड तरीके से वो कॉलोनी बनाई गई, वहाँ कभी सीवर तो डाले नहीं गए, वो तो अनप्लान्ड तरीके से उनके जुगाड़ कर दिए गए, और उनकी जो मल थी, जो रोज ह्यूमन वेस्ट निकलता था, वो सारा का सारा नालों में जाता था, और नालों के जरिए अंततः यमुना में जाता था। तो पिछले 10 साल के समय में, मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े लेवल पे हमने अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर सीवर डाली, और बहुत ही बड़े लेवल पे हमने जो हमारे एग्जिस्टिंग सीवर प्लांट्स थे, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। जैसे कहीं पे अगर 50 MGD का प्लांट है तो हमने उसको 100 MGD का बनाया, कहीं पे 60 का है तो हमने उसको 150 का करा, और बहुत सारे इलाकों में हमने नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का भी काम किया। और 2023 में जो प्रोजेक्शन थी उसके हिसाब से 2024 के मई जून तक दिल्ली की जितनी सीवरेज हम क्रिएट करते हैं, मतलब जितना सीवर वेस्ट हम बनाते हैं, उससे ज़्यादा कैपेसिटी के हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे थे, और उसके टारगेट्स जो है जून जुलाई 2024 थे, जो अभी निकला है। मगर यही पिछले 1.5-2 साल के अंदर जिस तरीके से बजट्स रोके गए हैं दिल्ली जल बोर्ड के, मुझे नहीं लगता कि ये जो टारगेट्स हैं अचीव हो पाएंगे। टेंडर हो रखे हैं, सब जगह टेंडर हो रखे हैं, काम दे रखे हैं, मगर पेमेंट्स बंद कर रखे हैं ठेकेदारों की, और पेमेंट्स बंद करने से ये काम जो है रुक गया है या स्लो हो गया है। अब मेरा विभाग नहीं है डायरेक्ट, तो मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है कि कितनों का रुक गया है, कितनों का स्लो हो गया है, बट मुझे लगता है ये टारगेट अचीव नहीं होगा। कब तक होने की उम्मीद है? जिस दिन
ये पैसा हमारा रिलीज कर दें, जो पैसा है, ऐसा नहीं पैसा नहीं है दिल्ली सरकार के पास, सरकार के पास पैसा है, वो पैसा जो असेंबली ने दिल्ली जल बोर्ड को दिया है, वो जिस दिन पेमेंट की जो है मंजूरी, कितना पैसा है? 4,500 करोड़ है करीब। 4,500 करोड़ रुपए अगर आप डायरेक्टली लगा दें यमुना पे, तो यमुना आपका कम से कम दिल्ली बेल्ट पूरा साफ हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उससे कम, बल्कि ये 4,500 तो पूरे जल बोर्ड का है। इसमें तो मुझे लग रहा है 2,000-2,500 करोड़ ही है पूरे जल बोर्ड का हाँ, है, लेकिन 2,000-2,500 करोड़ रुपए। हाँ देखो कोई बहुत ज्यादा, मतलब कि कई लोग सोचते हैं कि इसके अंदर पता नहीं क्या दिमाग लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। जितनी भी अनटैप्ड सीवर लाइंस हैं, ड्रेनेज है, जो सीधा बड़ी ड्रेन्स में जा रहा है या बड़ी ड्रेन सीधा यमुना में जा रही है, उनको टैप करना है, उनको ट्रैप करके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक उनकी पाइपलाइन डालनी है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट उसको ट्रीट करके ट्रीटेड वाटर बना देगा, फिर वो यमुना में चला जाता है। पर इन 5 सालों में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसी तो कोई बात नहीं की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के? नहीं हुई है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बहुत और बात यमुना है। के सफाई को लेकर के बातचीत नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है इस पे? नहीं हुई है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोशिश की, प्रयासेस कर रहे हैं, बावजूद क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जब आप एक साल में हो जाएंगे जाएगा, जिस दिन ये पैसा रिलीज कर दे, मैं बता रहा हूँ 1 साल में हो जाएगी यमुना साफ, इतना ही है। तो 10 आपने साल समय से अगर इसी वजह से रुका हुआ है, नहीं, तो मैं 10 साल से नहीं समझता हूँ रुका हुआ। 10 साल से काम हो रहा है इसके ऊपर लगातार, कितने सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बने। मैं ये कह सकता हूँ मोटे तौर पे करीब 1,000 कॉलोनियों में, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है, करीब 1,000 अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर सीवर लाइन डली है हमारे दौरान। हाँ, लेकिन अगर इतनी डली है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ। तो कह रहा हूँ कि सरकार ने ये काम किया, लेकिन अगर सरकार ने इतना काम किया तो बावजूद ये जो यमुना है उसकी सफाई या गंदगी का जो एक पैमाना है वो कम कहाँ हो रहा है? कम हो रहा है। इतना अगर- गाज, इतनी गंदगी, इतनी हाँ। चीजें, नहीं, मतलब वो कहाँ दिखने कम में हो रहा है? आपकी नजरों में आपको दिखेगा कि गंदा ही है, हम्म। मगर अगर आप उसका TSS या उसके काउंट्स देखेंगे ना, उसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जब आप जनता के बीच में जाएंगे हाँ, और अगर आप यमुना की बात हाँ। करेंगे तो जनता आपकी बात को एक्सेप्ट कर मानेगी। लेगी? क्यों मानेगी? उसका कारण है हाँ। क्योंकि जो लाखों लोग, करीब 45 लाख लोग अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। वो 45 लाख लोग आपको कभी भी पूछ लो, आप उनसे कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के समय में हमारे यहाँ सीवर लाइन डली है। बल्कि अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सड़कें भी हमारे दौरान डली हैं, पानी की लाइनें भी हमारे दौरान डली हैं, और बड़े लेवल पे काम हुआ है इन अनऑथराइज कॉलोनीज में। अब सिर्फ जो काम बचा है वो ये, एक तो इन अनऑथराइज कॉलोनीज का काम धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, और इनसे जो सीवर आ रहा है इसको STPs तक पहुंचाने का काम जो चल रहा है, और जो STPs की कैपेसिटी बिल्डिंग चल रही है वो काम भी चल रहा है। टेंडर्स वेंडर्स सब अवॉर्डेड हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे ये पैसा रिलीज कर देंगे, 1 साल के अंदर STPs बन जाएंगे। ये बात तो हम NGT में भी कह चुके हैं, ऑन एफिडेविट हम NGT के अंदर बताते थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। सौरभ भारद्वाज साहब थे हमारे साथ, और जितने भी हमने सवाल पूछे सब में उन कामों का पूरा नहीं होने का कारण कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, जिससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बात तो कर रहा हूँ एक मिनिस्टर से, लेकिन एक ऐसे मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ जिससे सिस्टम या तो काम करने नहीं दे रहा है, या फिर वो सिस्टम किसी ना किसी तरीके से इस गवर्नमेंट में भरोसा नहीं दिखाता है। सही बात है। बाकी इस मगर पूरे एक इंटरव्यू चीज़ को मैं- देखने के बाद जनता ने तय करना है। मगर एक चीज मैं बता सकता हूँ, मैंने जो भी आपको एक एक चीज बताई है उस सब के मेरे पास मतलब एविडेंस बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं मौखिक जमा खर्च कर रहा हूँ। मतलब कल को कोई बीजेपी वाला आदमी आपकी इस बात को क्लेम करे कि साहब ये बात सौरभ भारद्वाज ने झूठ बोली है, तो आप उनको मेरे सामने कैमरे पे बिठा सकते हो और मैं कागज़ के साथ आ जाऊंगा कि ये काम जो है इस तरह से हुआ है। मतलब सिर्फ जमा खर्च नहीं है। मतलब कोई जैसे इनके कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी कहें, जैसे आपके तो मित्र हैं, कि भाई मेरे ये सौरभ मित्र। भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं और ये है, तो मैं उसके लिए आने के लिए तैयार हूँ। अब आप बोलें कि साहब वो फला काउंसलर बोल रहा है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, तो काउंसलर के साथ तो बहस करनी ठीक नहीं रहेगी। कोई इनका मिनिस्टर हो, कोई इनका MP हो और एक सार्थक चर्चा करना चाहते हो, LG साहब खुद हों, वो चर्चा करना चाहते हो, तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ और सबूत देने के लिए तैयार हूँ कि हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लड़ाई लड़ी जा रही है, संघर्ष किया जा रहा है और हर तरफ LG और उनके चहेते अफसरों द्वारा कामों को रोकने का प्रयास हो रहा है। एक सुझाव रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा देखूं कि जब भी आप कोई ऐसा लेटर दें, कोई भी घटना प्रस्तावित जो हो सकती है भविष्य में, जैसे पानी की का शॉर्टेज हो गया, होना गायों का या हो पानी गया। भर जाना,
तो उस पर ध्यान रखिए कि पहले से ही प्रदर्शन शुरू कर दीजिए, ठीक बात ताकि है। आम जनता को नहीं, ये मैं चीज़ सहमत पता हूँ। रहे, मैं इस बात से फिर सहमत वो हूँ। तब आपको गाली ना दे, चाहे वो ट्विटर है। हो, चाहे फेसबुक हो, ठीक चाहे है। इंस्टाग्राम हो, चाहे किसी भी सोशल ठीक, प्लेटफॉर्म ठीक, पे। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं किसी दिन आपकी सरकार के परिवहन विभाग के हाँ। बसों पर पत्थर चला दूंगा। क्यों? बहुत ही गंदा ड्राइव करते हैं, रैश ड्राइविंग है। आज भी मैं आ रहा था, एक तो 2.5 घंटे लग गए मुझे मयूर विहार से यहाँ तक पहुँचने में, ओह, बहुत भयंकर ट्रैफिक था। प्लस थोड़े दिन पहले ही मेरी गाड़ी को ठोक दिया था आपके अच्छा, परिवहन ये विभाग के बदमाशी बस तो ने। चलते हैं। मैं तो जब था ना, जब मैं एमएलए नहीं था, तो मैं इनसे लड़ पड़ता था कई बार। मैं तो इनके आगे ले जाके ना गाड़ी रोक के ना रुकवा ही देता था बस इनकी। डर लगता है कि नहीं आपको? हाँ, नहीं, ये बदमाशी से चलाते हैं, मैं सहमत हूँ। ये आदमी को आदमी नहीं समझते सड़क पे। अब आदमी उस सिचुएशन में लड़े कि गाड़ी अपनी नहीं, बचाए लड़ना या कहाँ अपना होता है? जान न अपना बचाए। काम करेगा ना, काम में भी तो जाना है उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।